ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। क्विकली मैं इसको रिकैप करूंगा। हमने 3 देखे थे फॉर HTTP कनेक्शंस, HTTP TCP कनेक्शंस: नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट विद पाइपलाइनिंग। जल्दी से 1 मिनट में हम इसको रिकैप करते हैं। जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ था कि जी 10 ऑब्जेक्ट्स, यस सर। सॉरी 1 बेस ऑब्जेक्ट प्लस 10 रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स। तो हमने देखा कि तीनों सिनारियोज में कितना कितना टाइम रिक्वायर्ड है फॉर दिस। सो पहला जल्दी से देख लेते हैं। फॉर 11 ऑब्जेक्ट्स 1 बेस ऑब्जेक्ट प्लस 10 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स। नॉन परसिस्टेंट अगर पहला सिनारियो हम देखें तो एक आरटी, इस डायग्राम को मद्देनजर रखें, एक आरटीटी हमें चाहिए टू इनिशिएट द टीसीपी कनेक्शन। ये 1 आरटीटी टाइम रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद सेकेंड आरटीटी हमें चाहिए टू रिक्वेस्ट द फाइल, ठीक है, और द ऑब्जेक्ट। तो ये 2 आरटीटीज हो गए नॉन परसिस्टेंट। और उसके बाद हमें फाइल ट्रांसमिशन टाइम चाहिए, उस या ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन टाइम। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड नॉन परसिस्टेंट में एक ऑब्जेक्ट के लिए कितना हुआ? 2 आरटीटीज प्लस द फाइल ट्रांसमिशन टाइम, उसको टी क्या लें, तो 2 आरटीटी प्लस टी। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे या फाइल्स कितनी थी? 11। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना हुआ? 2 आरटीटी प्लस टी, ऑल ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 11, यानी कि 22 आरटीटी प्लस 11 टी। ठीक है, ये हो गया नॉन परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट टीसीपी या एचटीपी कनेक्शन पे आ जाएं विदाउट पाइपलाइनिंग। अगेन इस डायग्राम को मद्देनजर रखें। अब परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में डिफरेंस क्या था कि नॉन परसिस्टेंट में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग टीसीपी कनेक्शन खुलता था और हर ऑब्जेक्ट बाद क्लोज हो जाता था। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग टीसीपी कनेक्शन खुला। परसिस्टेंट का डिफरेंस क्या था कि एक ही टीसीपी कनेक्शन खुलता है, उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट हो जाते हैं और ट्रांसमिट हो जाते हैं और फिर वो टीसीपी कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो परसिस्टेंट विदाउट पाइपलाइनिंग में कितना टाइम टोटल रिक्वायर्ड हुआ? अगेन इस डायग्राम को मद्देनजर रखें। एक आरटीटी फॉर ओपनिंग द टीसीपी कनेक्शन, उसके बाद एक आरटीटी फॉर रिक्वेस्टिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि बेस ऑब्जेक्ट है, और उसका फिर फाइल ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि 1 आरटीटी प्लस 1 आरटीटी फॉर रिक्वेस्टिंग द ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ट्रांसमिशन टाइम टी। ये एक ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अगले 10 ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होने हैं। लेकिन इसमें अब नॉन परसिस्टेंट से फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें दोबारा कनेक्शन ओपन नहीं होना, यानी कि इनिशिएट टीसीपी कनेक्शन वाला आरटीटी अब रिक्वायर्ड नहीं है। तो लेकिन कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो अगले 10 हैं वो रिक्वेस्ट होने हैं। तो 10 एडिशनल आरटीटीज चाहिए टू रिक्वेस्ट दोज ऑब्जेक्ट्स और 10 टीज चाहिए टू ट्रांसमिट दोज ऑब्जेक्ट्स, अज्यूमिंग के तमाम ऑब्जेक्ट्स का ट्रांसमिशन टाइम टी है। तो परसिस्टेंट विदाउट पाइपलाइनिंग में टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ? 1 आरटीटी, पहला आरटीटी टू इनिशिएट द और ओपन द कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन। उसके बाद 11 total RTTs to request the object or the file and 11 Ts. तो total time required कितना हुआ? 1 plus 11 RTT, 12 RTT plus 11 Ts। ठीक है, तो persistent में नॉन परसिस्टेंट से कितना कम हुआ? उसमें 22 RTTs था, इसमें 12 RTTs है। 11 ऑब्जेक्ट्स के रिक्वेस्ट करने का RTT और 1 एक कनेक्शन को ओपन करने का आरटीटी। और उसमें 22 आरटीटीज थे, क्योंकि उसमें हर बारी कनेक्शन हर ऑब्जेक्ट के लिए ओपन होता था, एक अलग से कनेक्शन। ठीक है, और टीज परसिस्टेंट में भी 11 टीज ही रहेंगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को उतना टाइम लगना ही लगना है। तो परसिस्टेंट में हो गया 1 + 11 12 आरटीटीज प्लस 11 टी, टोटल 11 सॉरी 12 आरटीटीज प्लस 11 टी। अब आ जाते हैं परसिस्टेंट विद पाइपलाइनिंग में। अब परसिस्टेंट विद पाइपलाइनिंग में क्या फर्क होता है परसिस्टेंट विदाउट पाइपलाइनिंग से? कि परसिस्टेंट ही की तरह, विदाउट पाइपलाइनिंग ही की तरह के एक ही टीसीपी कनेक्शन ओपन होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन एक ही
रिक्वेस्ट में तमाम ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि 1 RTT हुआ टू ओपन द कनेक्शन, 1 RTT ही हुआ टू रिक्वेस्ट द टोटल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द 1 बेस ऑब्जेक्ट प्लस द 11 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स के लिए 11 देना, 1 + 10, तो 1 बेस ऑब्जेक्ट प्लस 10 रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स। तो तमाम ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करने के लिए भी 1 RTT हुआ, तो ये टोटल कितने RTT रिक्वायर्ड हुए? 2 RTT प्लस अब ऑब्जेक्ट से टोटल 11 ही ट्रांसमिट होने हैं, तो उनके लिए टोटल टाइम 11T ही चाहिए होगा, तो टोटल टाइम हो गया 2 RTT प्लस 11T। ये फर्क समझ आ गया आपको तीनों में? तो ये मैंने लेके चलना था, दोबारा रिपीट करना था। तो आई होप कि सबको ये न्यूमेरिकल था बेसिकली। अगर ब्लैक एंड बोर्ड होता तो इसमें ये डायग्राम्स में आपको लिख के दिखाता, लेकिन इस डायग्राम से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया इधर। ओके, तो ये था पिछले लेक्चर का रिकैप एक। अब हम जरा आगे चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, बल्कि ये स्लाइड्स भी पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है, जो हम टाइम शॉर्ट होने की वजह से। जी जी सर, वो 12 RTT समझने लगी सर। एक तो होगा हमारे पास कनेक्शन के लिए RTT, तो सर जब 10 ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास है वो रिक्वेस्ट करेंगे तो 10 RTT नहीं होगा, उसके जो अंदर हमारे पास नॉन परसिस्टेंट परसिस्टेंट विद पाइपलाइनिंग किस सिनेरियो की बात कर रहे हो? परसिस्टेंट सिंपल सर, विदाउट पाइपलाइनिंग। यस सर, विदाउट पाइपलाइनिंग की बात कर रहा हूँ जी। टोटल आपके 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 RTT चाहिए आपको कनेक्शन ओपन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको हर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करने के लिए भी 1 RTT चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल? 11 RTTs हैं। 11 सर, मुझे लगा 10 ऑब्जेक्ट। नहीं, राइट सर। एक बेस ऑब्जेक्ट है प्लस 10 रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया? ओके सर। खत्म नहीं कर सके थे, तो वी क्विकली फिनिश देम। हमने देखा था कि जो क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होती है HTTP में, उसमें HTTP रिक्वेस्ट मैसेज होता है, जिसको हमने देखा था। तो हमने देखा था कि रिक्वेस्ट मैसेज जो होता है वो ऑर्डिनरी ASCII फॉर्मेट में होता है। इट कैन हैव 1 to many लाइंस। ये जो हम लाइंस देख रहे हैं, ये हमने लास्ट में थोड़ा सा टच किया था लेक्चर में। तो द फर्स्ट जो लाइन होती है ना, उसको रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है। उसके बाद हेडर लाइंस होती हैं, और इस स्लाइड को मैं पूरा खोल लेता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो। ये तो उसके बाद हेडर लाइंस होती हैं, और उसके बाद ऑप्शनल डाटा होता है। वो होता है या नहीं होता, वो मतलब ऑप्शनल होता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम आगे देखेंगे कि जब वो होता है तो क्यों होता है। तो पहले हम जल्दी से रिक्वेस्ट लाइन को देख लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि HTTP रिक्वेस्ट मैसेज की बात हो रही है, जो कि क्लाइंट टू सर्वर होता है। जो सर्वर टू क्लाइंट होता है वो रिस्पॉन्स मैसेज होता है, उसका फॉर्मेट भी आगे आएगा। तो हमने देखा कि 3 पार्ट्स जो होते हैं, उसमें पहली लाइन रिक्वेस्ट लाइन, उसके बाद सेवरल हेडर लाइंस होती हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शनल डेटा होता है। तो रिक्वेस्ट लाइन को जल्दी से यहां देख लेते हैं। पहली लाइन, पहला इसमें जो होता है वो मेथड होता है, यानी कि कौन सी कमांड है। इट कैन बी गेट, इट कैन बी पोस्ट, इट कैन बी डिलीट इन HTTP 1.1, इट कैन बी पुट, इट कैन बी हेड। दे आर डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कमांड्स, ठीक है। दूसरी जो फील्ड होती है, तो पहली फील्ड हुई मेथड, इसमें डिफरेंट कमांड्स होती हैं। दूसरी जो फील्ड होती है, उसमें दिया होता है जो दूसरा पार्ट होता है, इस तरह कह लें, उसमें दिया होता है URL फील्ड, ठीक है जी, यानी कि रिसोर्स आपको सर्वर पे जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन सा है। तो उसमें URL होता है, यानी कि उस सर्वर पे ये डायरेक्टरी है और ये HTML HTML ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट है जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये ओवल है, इसको HTML तक आगे होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी जो फील्ड होती है
दैट इज द HTTP वर्जन। तो HTTP वर्जन 1.1 यूज हो रहा है इसमें, हमें पता लग रहा है। प्रोटोकॉल वर्जन ऑफ HTTP हमने दो देखे थे ना, HTTP 1.0 और HTTP 1.1। ठीक है जी, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन विच इज कॉल्ड द HTTP हेडर लाइन, सॉरी द रिक्वेस्ट लाइन। इसके बाद हेडर लाइंस आती हैं। अब हेडर लाइंस में क्या होता है जी, हेडर लाइंस में आप देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है और मॉडिफाई रिक्वेस्ट होती है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आप इसको पढ़ो तो पहली हेडर लाइन में होस्ट दिया हुआ है, यानी कि ये किस सर्वर को कांटेक्ट कर रहा है, सर्वर एड्रेस दिया हुआ है www.samschool.edu। दूसरी में यूजर एजेंट दिया हुआ है, यानी कि Mozilla/4.0, यानी कि जो क्लाइंट साइड का प्रोग्राम है, जो HTTP प्रोग्राम है वो कौन सा है, दिस इज Mozilla 4. उसका वर्जन 4.0 है। तो मैं जनरली क्रोम यूज करता हूँ, और भी होते हैं, फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, एक जमाने में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, अगर आईफोन हो तो सफारी होता है। इसके बाद ये बता रहा है इसको, क्लाइंट सर्वर को बता रहा है कि कनेक्शन को, जो भी डाटा ट्रांसफर है उसके बाद क्लोज कर देना, इट इज टेलिंग इट। और उसके बाद उसे लैंग्वेज बता रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो कैरेज रिटर्न और लाइन फीड आते हैं। कैरेज रिटर्न जो आपके कर्सर को वापस बिगनिंग में ले जाता है, और लाइन फीड जो नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है कर्सर को। उसके बाद जो होता है ना, वो ऑप्शनल डाटा होता है। ये ऑप्शनल होता है, यूज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। आगे हम देखेंगे कि पोस्ट कमांड्स आती हैं रिक्वेस्ट मैसेज में, या टाइप ऑफ अ कमांड, तो वो यूज होती है फॉर्म इनपुट्स के लिए। वो अगली स्लाइड्स पे आ रहा है, तो ये हम इसको उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पोस्ट कमांड फॉर एग्जांपल इस ऑप्शनल डाटा को यूज करती है। ठीक हो गया जी। तो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। इसका हेडर जो फॉर्मेट था वो हमने पहले देख लिया था पिछले लेक्चर में, स्लाइड में। आगे चलते हैं जी। अब ये आ गया अपलोडिंग फॉर्म इनपुट। आपने कई दफा देखा होगा, जब आप किसी URL पे जाते हो, वेब पेज खोलते हो, तो उसमें कई दफा आप इनपुट्स देते हो। फॉर एग्जांपल, आप google.com पे जाते हो, तो वहां जो सर्च बार होती है, आप उसमें कुछ टाइप करते हो, वो बेसिकली क्या होती है, आप इनपुट दे रहे हो। इसी तरह फॉर्म इनपुट्स और भी होती हैं। कई दफा आप कोई ई-कॉमर्स साइट पे गए हुए, दराज.pk पे, वहां आप शॉपिंग कर रहे हो, तो जब आप वहाँ फॉर्म आता है जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह लिखते हो, तो आप इनपुट्स कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्म इनपुट। तो HTTP में फॉर्म इनपुट करने के दो मेथड्स हैं, एक पोस्ट मेथड है और एक URL मेथड है। ठीक है जी। पोस्ट मेथड क्या करता है, अक्सर वेब पेजेस जो हैं वो पोस्ट मेथड से फॉर्म इनपुट कराते हैं, और जो आप इनपुट देते हो ना, जैसे आपने google.com खोला और उसके सर्च बार में आपने सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया लाहौर वेदर फोरकास्ट, तो ये जो आप लिखोगे गूगल के सर्च बार में लाहौर वेदर फोरकास्ट, वो कहाँ जाएगा और वो कैसे सर्वर को मिलेगा, पोस्ट मेथड में वो मिलेगा, या ऑप्शनल डाटा में। ठीक है। पोस्ट मेथड में जो ऑप्शनल डाटा है, वो क्लाइंट जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा उसमें वो लिखेगा लाहौर वेदर फोरकास्ट, और वो सर्वर को भेज देगा। अगर पोस्ट मेथड वो वाला HTTP प्रोटोकॉल जो आपके क्लाइंट पे चल रहा है वो यूज कर रहा है। ठीक हो गया। और इस तरह वो सर्वर को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड HTTP में होता है, दैट इज कॉल्ड द गेट मेथड। ये मेरे ख्याल में HTTP 1.1 में होता है, HTTP 1.1 और 1.0 दोनों में होता है। ठीक है। गेट मेथड में क्या होता है कि ये आपने देखा होगा, कभी नोट किया होगा, ये भी कई वेबसाइट यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ सर्च इंजन भी ये यूज करते हैं, शायद गूगल भी करता है, आई एम नॉट श्योर। इसमें क्या होता है कि जो आप इनपुट देते हो ना, जैसे आपने सर्च किया है लाहौर वेदर फोरकास्ट, वो आपकी URL लाइन में अपेंड हो जाती है। ठीक है। गेट मेथड इस तरह यूज करता है। फॉर एग्जांपल, इसने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है आपकी स्लाइड्स में, ये देखो। अब ये कोई www.somesite.com है। अब /animal search और ये क्वेश्चन मार्क आगे monkeys and banana, तो किसी ने सर्च किया था monkeys and bananas, तो वो इस तरह URL पे आगे अपेंड हो गया। आई एम श्योर कि आपने भी ये कभी ना कभी जिंदगी में देखा होगा, जब आप गूगल सर्च करते हो या कोई और सर्च, नॉट नेसेसरली गूगल ये यूज करता हो, हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर आपने देखा ही होगा कि जो आप इनपुट देते हो ना सर्च की इनपुट फील्ड में, वो
जब आप एंटर दबाते हो तो वो लिखी हुई आ जाती है ऊपर, करके देख लेते हैं, हो सकता है गूगल करता, हो सकता है ना करता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन करके देख लेते हैं। सो अच्छा, यहाँ मैंने वीडियो में किया था, लेकिन चूंकि मैं टैब शेयर कर रहा था वीडियो का, इसलिए वो नजर नहीं आया, तो मैं यहाँ आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। इससे गूगल भी यूआरएल मेथड यूज करता है, तो क्यू के अंदर सारा स्टोर्ड होता है, इसकी क्वेरी हो गया। हाँ, ये देखो, मैं अभी आपको, आई होप कि अब मेरा गूगल स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? तो लाहौर वेदर फोरकास्ट ये मैंने सर्च किया। अब आप यहाँ ये जहाँ यूआरएल टाइप करते हैं ना, जब google.com टाइप किया, वहां देखो जो मैंने इनपुट किया था ना, वो नजर आ रहा है यूआरएल फील्ड में, लाहौर प्लस वेदर प्लस फोरकास्ट एंड, ठीक है। तो ये गूगल, इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली गेट कमांड यूज कर रहा है टू इनपुट द फॉर्म इनपुट। ठीक हो गया। अब मैं वापस लेक्चर को प्रेजेंट करता हूँ और वीडियोस, और उसको प्ले करता हूँ पॉज करके। ये आ गया गूगल, यहाँ मैं लिखता हूँ लाहौर, वो ऑप्शनल फील्ड यूज करता है, ठीक है जी। तो पोस्ट मेथड जो है वो ऑप्शनल फील्ड यूज करता है, ऑप्शंस की फील्ड यूज करता है। यूआरएल मेथड जो है वो यूआरएल की में इनपुट इज लोडेड इन द अपलोडेड इन द यूआरएल। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए डिफरेंस क्या है, तो ये आपको अब मैंने डिफरेंस बता दिया है। और यूआरएल कहाँ होता है? यहाँ होता है और यहाँ होता है, ठीक है जी। गेट में होता है ना, तो जो यूआरएल मेथड है वो गेट कमांड यूज करता है। तो यूआरएल आ रहा है इधर और सर्वर नेम आ रहा है इधर, ठीक है। अब दिस इज क्लियर, सो आई विल मूव ऑन। तो डिफरेंट कमांड्स होती हैं यार, रिक्वेस्ट की जो क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होती है, रिक्वेस्ट मैसेज की, उसमें आप देखो कि HTTP 1.0 जो प्रीवियस वर्जन था HTTP का, उसमें गेट, पोस्ट और हेड कमांड्स होती हैं, जबकि HTTP 1.1 में गेट, पोस्ट, हेड, पुट एंड डिलीट कमांड्स होती हैं, ठीक है। गेट पोस्ट तो हमने डिस्कस कर ली। हेड कमांड जो होती है वो इट आस्क्स द सर्वर टू लीव द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द रिस्पॉन्स। ये जनरली जो डिबगिंग, जो प्रोग्रामर्स हैं डिबगिंग मोड में यूज करते हैं। कई दफा जैसे उसने सर्वर को कोई क्वेरी भेजी है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की क्वेरी है, अगर नॉर्मल वो गेट या पोस्ट कमांड भेजता तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता, लेकिन अगर वो हेड कमांड भेज रहा है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा। इसी तरह HTTP 1.1 में पुट कमांड भी होती है, डिलीट कमांड भी होती है। पुट कमांड अपलोड्स अ फाइल इन द एंटिटी बॉडी टू पास स्पेसिफाइड इन द यूआरएल फील्ड। तो यानी कि पुट कमांड जो है वो क्लाइंट की तरफ से कोई फाइल अपलोड कर रहा है सर्वर में, उस पाथ में जो यूआरएल फील्ड में स्पेसिफाई हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह डिलीट जो है वो कोई सर्वर पे स्पेसिफाइड यूआरएल फील्ड में जो पाथ दिया हुआ है उसमें कोई जाके फाइल डिलीट कर रहा है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। इसी तरह जो HTTP रिस्पॉन्स में, जो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज अभी तक हमने देखा था, दैट इज फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। नाउ वील सी एट द HTTP रिस्पॉन्स मैसेज व्हिच इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट, ठीक हो गया। इसमें अब हम देख लेते हैं HTTP रिस्पॉन्स जो मैसेजेस हैं, इट हैज, आप कह सकते हो कि 3 सेक्शंस हैं। एक पहला सेक्शन विच इज कॉल्ड स्टेटस लाइन टॉप पे, उसके बाद जो है वो हेडर लाइंस आती हैं जिस तरह उसमें आती थी रिक्वेस्ट मैसेज, और उसके बाद डाटा जो रिक्वेस्ट किया होता है ना क्लाइंट ने, वो डाटा होता है। वो कोई HTML फाइल भी हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट किया था उस सर्वर से, HTTP सर्वर से। तो पहली जो स्टेटस लाइन है उसमें वी कैन सी कि हमें नजर आ रहा है कि HTTP प्रोटोकॉल वर्जन नजर आ रहा है और एक स्टेटस कोड नजर आ रहा है और एक नजर आ रहा है ओके
लिखा हुआ, ये जरूरी नहीं हर दफा ओके हो, कई दफा फेल हो जाता है, आपने देखा होगा वेब पेज नॉट फाउंड एरर आता है, तो ये कोई और एरर मैसेज भी आ सकता है। ठीक है जी। तो दूसरी अगर आप देखो आगे 6 हेडर लाइंस होती हैं। ठीक है जी, ये हेडर लाइंस हैं, इनको हम अभी देखते हैं क्या, ये कैरेज रिटर्न, लाइन फीडर और कैरेज रिटर्न वगैरह आ गए। और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है दैट इज द डाटा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये आप देख रहे हो स्टेटस कोड। अच्छा, अब स्टेटस कोड जो है ना वो फॉर्मेट्स में होते हैं, ये हमें नजर आ रहा है 2xx के फॉर्मेट में, इस तरह 1xx 2xx और 3xx के फॉर्मेट में होते हैं। तो 1xx जो फॉर्मेट में होते हैं ना कोड्स, या गूगल पे सर्च कर सकते हो, काफी ज्यादा होते हैं, आपकी बुक में भी शायद थोड़ी कोई लिस्ट दी हो। जो 1xx के कोड्स होते हैं ना वो इंफॉर्मेशनल स्टेटस कोड होते हैं, यानी कि वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसी तरह जो 2xx के होते हैं, जैसे ये 200 आ रहा है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट से वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है सर्वर पे, और उसका रिस्पॉन्स मतलब सक्सेसफुल है। ठीक है जी। वो होते हैं कि इस रिक्वेस्ट को जो सर्वर है वो उसको फर्दर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो यानी कि किसी और सर्वर की तरफ या कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा 4xx भी होते हैं, यानी कि ये कोड्स होते हैं जो कि या बैड रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट जो सर्वर को समझ ना आई हो, या आपने कई दफा देखा होगा हम कोई इनकरेक्ट वेब पेज एंटर करें, तो लिखा हुआ आ जाता है आई थिंक 404 नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड आई थिंक 404 इसका स्टेटस कोड होता है कि वेब पेज नॉट फाउंड। तो 404 बैड रिक्वेस्ट या नॉट फाउंड एक्सेट्रा का स्टेटस कोड होते हैं। इसी तरह 5xx के स्टेटस कोड्स होते हैं, वो होता है बेसिकली जब प्रोटोकॉल नॉट सपोर्टेड, यानी कि सर HTTP क्लाइंट साइड पे ऐसा प्रोटोकॉल वर्जन यूज कर रहा है जो कि सर्वर साइड पे सपोर्टेड नहीं है। ठीक हो गया, तो ये थी स्टेटस लाइन। इसके बाद आप देखो कि जो हेडर लाइन है उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सबसे पहले आप देखो कि हेडर लाइन में आ रहा है डेट आ रही है। अब आप डेट देखो दी हुई है, अब एक डेट ये टॉप पे दी हुई है, एक डेट आपको नीचे भी नजर आएगी कहीं, किधर है ये लास्ट मॉडिफाइड दिस। कई दफा एग्जाम में सवाल आ जाता है इन दो डेट्स का डिफरेंस क्या है, या दोनों दे देते हैं और इन पे सवाल आ जाता है, इस तरह का कोई मैसेज दे देते हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रिस्पॉन्स मैसेज है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, दोनों डेट्स में डिफरेंस क्या है। जो पहली डेट है ना, ये डेट है बेसिकली जिस दिन ये रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर को, जिस दिन और टाइम पे ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी। तो किस दिन पे ये रिसीव हुई थी, इस एग्जांपल में संडे 26 सितंबर 2010 को 20:09 GMT, ठीक है, टाइम पे। तो ये डेट कौन सी हुई, ये डेट हुई जिस दिन और टाइम पे ये रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर को रिसीव हुई थी। जो नीचे डेट आ रही है लास्ट मॉडिफाइड, ये कौन सी डेट है, अब ये देखो ट्यूसडे 30 अक्टूबर 2007 1702 GMT। कोई बता सकता है ये कौन सी डेट है? ये असल में वो डेट है जो क्लाइंट ने ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किया था। वो कोई वेब पेज भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। ये डेट है वो ऑब्जेक्ट लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था। ठीक है, ये वो डेट है। क्लियर हो गया दोनों डेट्स में डिफरेंस, इसको मिक्स नहीं करना अगर एग्जाम में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद आप देखो कि हेडर लाइन में और डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर बता रहा है, जिस तरह रिक्वेस्ट मैसेज में क्लाइंट बता रहा था कि मोज़ेला या फायरफॉक्स या क्रोम था क्लाइंट और उसका वर्जन था। यहाँ सर्वर अपना वर्जन बता रहा है कि मैं अपाची सर्वर हूँ, वर्जन 2.0.52। ठीक है जी, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी, अपनी दे रहा है। इसी तरह आप देखो कि ये कंटेंट लेंथ बता रहा है कि जो मैं आपको ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ वो इतने
अब ये मैं भूल गया हूँ कि ये बाइट्स है या बिट्स है, इसको अपनी बुक में या गूगल कर लेना, मोस्ट प्रॉब्ली ये बाइट्स है, बट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, जस्ट कंफर्म इट। अच्छा है, सर्वर रिस्पॉन्स मैसेज में क्या कह रहा है कि इस कनेक्शन को कीप अलाइव रखना है। कीप अलाइव कब तक रखना है? ये देखो नीचे कनेक्शन टाइप दे रहा है कीप अलाइव। कीप अलाइव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सेंड करके इस कनेक्शन को क्लोज नहीं करना। आपको पता है ना HTTP 1.1 में परसिस्टेंट TCP कनेक्शन होता है, तो ये क्लोज नहीं करना, तो इसको कीप अलाइव रखना है। लेकिन कब तक रखना है? ये टाइम आउट दिया हुआ है उसने 10, अगेन ये देखना पड़ेगा ये 10 सेकेंड्स है या 10 मिनट्स है या क्या है। ठीक है जी। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट टाइप थी वो क्या था, वो बता रहा है कि text/HTML है, कि इस फॉर्मेट में है, yes हो यही, और ऑब्जेक्ट HTML फाइल है या टेक्स्ट फाइल है। So this is the HTTP response message. I hope this is clear. So this was the update, this was the missing part from the previous lecture. So now I'll go to the content of today's lecture. अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वही HTTP रिस्पॉन्स मैसेज की स्लाइड है जो मैंने डाली हुई है, पिछली आपकी स्टैंडर्ड स्लाइड थी, ये मैंने डाली हुई है, वही सेम चीज़ है। जैसे हम देख रहे हैं जल्दी से कि प्रोटोकॉल वर्जन दिया हुआ है, स्टेटस लाइन में जो पहली लाइन है स्टेटस कोड दिया हुआ है, स्टेटस फ्रेज दिया हुआ है, आगे आपके हेडर लाइंस हैं जिसमें सर ये डेट का आप जरा देख सकते हो दोबारा बता डिफरेंट दें। इन्फॉर्मेशन है। आपने ये जो 6 अगस्त 2006 वाली डेट है, ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, ये वो वाली है? जी, जो ऊपर डेट आ रही है ये वो है कि जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो रही है, राइट, यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर का रिस्पॉन्स भेज रहा है। जो नीचे डेट आ रही है लास्ट मॉडिफाइड डेट, वो डेट है जो ये ऑब्जेक्ट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया होगा ना, चाहे वो वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, HTML डॉक्यूमेंट है, जो भी है, वो ऑब्जेक्ट कभी मॉडिफाई भी हुआ होगा ना, तो जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो उस लास्ट मॉडिफाइड डेट में आ रही सर वो तो बात की ना, जब जैसे 6 अगस्त के बाद नहीं आनी चाहिए थी मॉडिफाइड डेट? है। नहीं, क्यों? वो ऑब्जेक्ट हो सकता है 1 साल पहले आखिरी दफा मॉडिफाई हुआ हो, उसके बाद कभी मॉडिफाई ना हुआ हो। राइट, सही सही सही। फिर याद रखना है कि डेट में और ये जो लास्ट मॉडिफाइड डेट आ रही है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद आपका जो रिक्वेस्टेड HTML ऑब्जेक्ट या डेटा है वो आता है। अच्छा जी, ये हमने HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स भी देख लिए हैं। हमने 2xx 3xx 4xx और 5xx को देखा था। इसमें डिफरेंट स्टेटस कोड्स होते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, HTTP 404 इज नॉट फाउंड। यू कैन ट्राई आउट HTTP योरसेल्फ। आप करते ही रहते हो जब भी आपको वेब पेज खोलते हैं। आई होप कि आप लैब में भी ये करोगे। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, मीनिंग कि HTTP स्टेट मेंटेन नहीं करता, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। यानी कि इसका क्या मतलब है कि मैं एक वेबसाइट विजिट किया, उसमें मैंने फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च किया है, मैंने कोई शॉपिंग की है, तो अगर वो HTTP बेस्ड है सर्वर, तो वो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगा, और मैं दोबारा उस वेबसाइट पे वही क्वेरी डालूंगा तो वो मुझे ये नहीं कहेगा कि ये तुमने क्वेरी अभी कुछ देर पहले तो की थी। ठीक है जी। तो each request or response is treated independently. Servers are not required to retain the state. So what are the pros of this stateless protocol approach? The pros are obviously कि जब सर्वर को कोई क्लाइंट की स्टेट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, तो इट इम्प्रूव्स द स्केलेबिलिटी ऑन द सर्वर साइड। सारी बात है, एक सर्वर हजारों लाखों क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होता है, तो फेलियर हैंडलिंग इज ईजियर, क्योंकि अगर कुछ फेल हो जाता है, कोई लॉस सिनारियो आ जाता है, तो कोई स्टेट मेंटेन नहीं हो रही, तो वो नई रिक्वेस्ट आएगी, वो उसे इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा। ऑब्वियसली इसके स्केलेबिलिटी बेहतर होगी, तो इट कैन हैंडल हायर रेट ऑफ रिक्वेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट डज नॉट मैटर, क्योंकि हर रिक्वेस्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट ट्रीट होगी।
तो कुछ इसमें बैड प्रोज के साथ कॉन्स भी हैं। वो क्या है, कुछ ऐप्स होती हैं या कुछ मतलब वेबसाइट्स होती हैं जो परसिस्टेंट स्टेट रिक्वायर्ड करती हैं, या वो स्टेटलेस नहीं, स्टेट को मेंटेन करना रिक्वायर्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट्स या यूजर प्रोफाइल या यूजर ट्रैकिंग या यूजेज ट्रैकिंग। शॉपिंग कार्ट्स फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की साइट पे वेब जैसे आपकी draz.pk है। अब आप एक दफ़ा अपना वहाँ अगर अकाउंट बना लेते हो और अपनी उसमें आप इंफॉर्मेशन यानी कि अपना नाम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह दे देते हो, तो आप ये चाहते हो कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम, चाहे साल बाद चाहे 6 महीने बाद उस पर लॉग इन हो, तो आपको बार बार ये चीज़ें, अपना एड्रेस, नाम और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ना देने पड़े, उसमें स्टोर्ड हो। तो ये इसका कौन है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल का। तो इफ वी वांट, अब आपको पता है HTTP कितना यूज होता है वेब पे, तो इफ बट इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो इफ वी वांट to maintain the state of a stateless protocol, what is the answer? This is the question. How does a stateless protocol keep its state? तो So cookies, the answer is, ये मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था, किसी ने कहा था, तो the answer is cookies, right? What are cookies? Cookies हम जल्दी से देख लेते हैं। Cookies are something, ये आपने देखा होगा, अक्सर आप वेबसाइट पे जाते हो तो वो पहले आपसे एग्री कराता है कि एग्री टू मेंटेन कुकीज या एक्सेप्ट कुकीज, इस तरह का कोई आता है, अक्सर वेबसाइट्स पे आता है ये। तो कुकीज आर यूज टू मेंटेन अ स्टेट, द स्टेट इन अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। होता क्या है कि क्लाइंट साइड सर्वर जो है ना, वो कुछ क्लाइंट साइड पे मेंटेनेंस कराता है। क्लाइंट साइड पे कुछ मेंटेनेंस होती है, और मैंने स्लाइड्स को डाली हुई हैं तो जल्दी से हम गो थ्रू कर लेते हैं, इसके बाद आपकी ऑफिशियल स्लाइड्स भी आ रही हैं कुकीज पे। तो क्लाइंट साइड पे मेंटेनेंस क्या होती है कि क्लाइंट साइड स्टोर्स और द क्लाइंट स्टोर्स अ स्मॉल स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वर। एक कुकी फाइल रेगुलर टेक्स्ट फाइल होती है, अक्सर शायद आपने देखी हो फोल्डर में जाके, जो टेम्परेरी फोल्डर होते हैं ना, उसमें जब आप क्लियर कैश करते हो तो अक्सर वो कुकी फाइल्स को डिलीट कर देता है। तो ये वो फाइल होती है जो सर्वर इसको भेजता है, जो क्लाइंट साइड अपने साइड पे स्टोर कर लेता है टेक्स्ट फाइल में। तो द क्लाइंट फाइल स्टोर्स स्मॉल स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वर, क्लाइंट सेंड्स द स्टेट इन फ्यूचर रिक्वेस्ट टू द सर्वर। होता क्या है कि जब भी क्लाइंट किसी सर्वर को कोई फ्यूचर रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उसमें वो ये स्टेट जो है ना, जो उसने मेंटेन की होगी अपनी इस फाइल में, वो साथ ही सर्वर को भेजेगा। कि हम अगली साइड पे देखेंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल पहली रिक्वेस्ट गई क्लाइंट से सर्वर को, तो अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स जो यूजुअल HTTP रिस्पॉन्स तो देगा जो यूजुअल उस देता है, और उसके साथ ही साथ वो रिस्पॉन्स में क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर देगा सेट अ कुकी जिसकी आईडी है XYZ। अब जब सब्सिक्वेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ना बाद में, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे वो 1 साल बाद हो, अगर आपने कुकीज क्लियर या डिलीट ना की हुई, तो वो क्या करेगा, जब क्लाइंट उसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो रिक्वेस्ट में वही कुकी उस कुकी आईडी के साथ भेज देगा। अब सर्वर ने क्या किया होगा कि सर्वर ने इस कुकी आईडी के अगेंस्ट ना एक डाटाबेस मेंटेन किया होगा, ये स्मॉल डाटाबेस ये नजर आ रहा है सर्वर के साथ, और उसमें उस कुकी आईडी के अगेंस्ट इस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी। फॉर एग्जांपल अगर दराज है, तो इस कुकी आईडी के अगेंस्ट उस क्लाइंट का नेम, उसका शिपिंग एड्रेस, उसका बिलिंग एड्रेस, उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और जो भी आपने उसे शुरू में डिटेल्स दी थी वो मेंटेन की होंगी। तो क्लाइंट साइड पे क्या था कि इस सर्वर के अगेंस्ट, यानी कि दराज के सर्वर का नाम था और उसके अगेंस्ट एक कुकी आईडी थी। जब 1 साल बाद अगर वो कुकी डिलीट नहीं की मैंने, या वो एक्सपायर नहीं हुई, तो 1 साल बाद या 1 महीने बाद जब मैंने दोबारा दराज पे गया हूँ और शॉपिंग कार्ट में मैंने आइटम्स डाले हैं, तो वो क्लाइंट साइड जो है वो उस कुकी फाइल से वो कुकी आईडी उठा के रिक्वेस्ट में ही, जो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है ना क्लाइंट सर्वर को, उसी में वो साथ कुकी आईडी भी भेज देगा। ठीक है, और सर्वर को पता लग जाएगा, उस कुकी आईडी को वो इंडेक्स करेगा अपने डेटाबेस में, उसके अगेंस्ट उससे वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लाइक माय नेम, लाइक माय एड्रेस, लाइक माय बिलिंग एड्रेस, लाइक माय क्रेडिट कार्ड डिटेल, जो भी स्टोर्ड थी, और मुझे ये दोबारा फिल नहीं करनी पड़ेंगी। क्लियर? दिस इज हाउ कुकीज वर्क। तो ये आपकी ऑफिशियल स्लाइड्स हैं, वही इसमें बातें लिखी हैं जो हमने की हैं कि यूजर और सर्वर स्टेट कुकीज। मैनी वेबसाइट्स यूज कुकीज। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कुकी हेडर लाइन, हेडर लाइंस में कुकी हेडर लाइन आ जाती है और इन द HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ये जो हमने इसमें देखा था कि ये रिस्पॉन्स मैसेज में एक हेडर लाइन आ जाती है। तो उसमें कुकी
हेडर लाइन इन द नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, जो उसके बाद पहली रिक्वेस्ट में तो नहीं, ये पहली रिक्वेस्ट में देखो आप कुकी नहीं थी क्योंकि क्लाइंट को कुकी मिली नहीं, लेकिन अगली जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मैसेजेस हैं पहली के बाद की, उसमें कुकी जा रही है साथ। तो रिक्वेस्ट मैसेज की भी हेडर लाइन में नेक्स्ट जो, नॉट द फर्स्ट वन, द इनिशियल वन, बट उसके बाद जो रिक्वेस्ट मैसेजेस क्लाइंट से सर्वर पे जाएंगे उसमें ये कुकी हेडर लाइन शामिल होगी जिसमें कुकी आईडी होगी। ठीक है जी। हाउ द कुकी फाइल इज केप्ट ऑन द यूजर्स होस्ट मैनेज बाय द यूजर्स ब्राउजर, यानी कि क्लाइंट साइड पे मैंने जैसे आपको बताया था एक टेक्स्ट फाइल होती है जो मेंटेन हो जाती है जिसमें कुकी आईडी होती है, उस सर्वर के नाम होता है और सर्वर के अगेंस्ट कुकी आईडी होती है। और सर्वर साइड पे क्या होता है, वेब सर्वर साइड पे उस पे एक बैकएंड डेटाबेस होता है जिसमें उस कुकी आईडी के अगेंस्ट उस क्लाइंट साइड की सारी डिटेल्स दी होती है, जैसे हमने दराज के एग्जांपल में देखा था कि यूजर नेम हो सकता है, लॉगिन डिटेल्स हो सकती हैं ताकि बार बार लॉगिन पासवर्ड ना देना पड़े, नेम, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सर्वर साइड पे जो डेटाबेस होता है उसमें चीजें पड़ी होती है। आगे उसने वही एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है इसने कि ये आपका क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये कुकी फाइल है, इस कुकी फाइल में ईबे की कुकी पहले से पड़ी हुई है, अब वो सर्वर एक्सेस कर रहा है अमेजोन के। ठीक है जी। तो उसने यूजुअल एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मैसेज भेजा अमेजोन के सर्वर को, ये पहला रिक्वेस्ट मैसेज था अमेजोन के सर्वर को। तो इस पहले रिक्वेस्ट मैसेज में उसने यूजुअल HTTP रिक्वेस्ट मैसेज था और इसमें क्लाइंट ने कुकी आईडी नहीं भेजी क्योंकि उसके पास है ही नहीं, क्योंकि ये इनिशियल पहला रिक्वेस्ट मैसेज था अमेजोन के सर्वर को। उसने सर्वर ने क्या किया, उसने उसको यूजुअल रिक्वेस्ट मैसेज HTTP रिस्पॉन्स मैसेज भेजा, लेकिन उस यूजुअल रिस्पॉन्स मैसेज में उसने एक एडिशनल हेडर लाइन यूज की जिसमें उसने क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि अपनी साइड पे एक कुकी सेट कर दो और कुकी आईडी है 1678। ठीक है, सर्वर ने जो रिस्पॉन्स दिया, और उसने इस कुकी आईडी के अगेंस्ट 1678 के अगेंस्ट अपने बैकएंड डेटाबेस में इस क्लाइंट की या यूजर की सारी डिटेल्स मेंटेन कर ली। ठीक है, तो मैंने दराज का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ अमेजोन का एग्जांपल है, तो इट इज द सेम थिंग। अब जब नेक्स्ट, ये तो पहली रिक्वेस्ट में ये काम हो गया, अब जब नेक्स्ट कभी भी रिक्वेस्ट जाएगी, जब तक ये कुकी जिंदा है और एक्सपायर नहीं होती या डिलीट नहीं होती, तो जब भी यूजुअल क्लाइंट की तरफ से HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा, उसमें साथ हेडर लाइन में एक कुकी हेडर लाइन भी जाएगी जिसमें वो अपनी इस कुकी टेक्स्ट फाइल से उठा के अमेजोन के सर्वर के अगेंस्ट जो कुकी आईडी मेंटेन हुई हुई है इस क्लाइंट या यूजर की, वो उस यूजुअल रिक्वेस्ट मैसेज में एक कुकी आईडी भी भेज देगा। और सर्वर क्या करेगा, सर्वर को जब कुकी भी मिलेगी तो वो अपने बैकएंड डेटाबेस में उस कुकी की इंडेक्स करेगा और उसे उस कुकी के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो उसके स्पेसिफिक एक्शन उठा लेगा और फिर वो यूजुअल अपना HTTP रिस्पॉन्स मैसेज क्लाइंट को भेज देगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह कुकी मेंटेन हुई है, पहली दफा मेंटेन हुई, इसके बाद अगर वो एक हफ्ते बाद भी अमेजोन के सर्वर को दोबारा एक्सेस करता है, यानी कि उसको क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है, तो उसमें वो यही कुकी साथ भेजेगा और फिर वो कुकी इंडेक्स होगी बैकएंड डेटाबेस में और फिर वो यूजुअल HTTP रिस्पॉन्स देगा अमेजोन का सर्वर और उसमें वो कुकी स्पेसिफिक एक्शन जो भी उसमें उसने उठाना होगा वो उठा लेगा। मतलब फॉर एग्जांपल बैकएंड डेटाबेस में उसकी डिटेल्स पड़ी हुई हैं लाइक हिज बिलिंग एड्रेस, तो वो शॉपिंग कार्ट में बिलिंग एड्रेस को खुद ही अपडेट कर देगा, मुझे दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज हाउ कुकीज वर्क, राइट। तो कुकीज बड़ी अच्छी चीजें हमने देखा है। तो दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑथराइजेशन, फॉर शॉपिंग कार्ट्स, फॉर रिकमेंडेशन, फॉर यूजर सेशन स्टेट, जैसे वेब ईमेल होती है वो मैं टिक कर दूं तो वो मेरा रिमेंबर रखता है पासवर्ड, मुझे बार बार लॉगिन नहीं होना पड़ता, राइट। तो लॉगिन पासवर्ड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इसके प्रोज है, यानी कि बार बार काम नहीं करना पड़ता, या दराज अमेजोन पे मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो मुझे बार बार अपनी बिलिंग एड्रेस, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह नहीं फिल करनी पड़ती। ये इसके प्रोज हैं, लेकिन इसके कॉन्स भी होते हैं। तो यानी कि इसमें प्राइवेसी के बड़े इश्यूज होते हैं, या अमेजोन या दराज को ना आपकी सेंसिटिव डिटेल्स उनके पास रिकॉर्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपकी बिलिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कुकीज
से अमेजोन जैसी वेबसाइट या दराज जैसी वेबसाइट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका डेटाबेसेस यानी कि वो करती हैं, तो वो आपके बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती हैं। ठीक हो गया। तो हाउ टू कीप स्टेट प्रोटोकॉल एंड पॉइंट्स जो है, यानी कि क्लाइंट साइड पे एक कुकी फाइल मेंटेन हो जाती है और सर्वर पॉइंट पे साइड यानी वो भी एक एंड पॉइंट है, उस पे एक बैकएंड डेटाबेस मेंटेन हो जाता है। ठीक है जी। और जो HTTP मैसेजेस है, रिक्वेस्ट मैसेज या रिस्पॉन्स मैसेज, दे कैरी द स्टेट, हाउ दे कैरी द कुकी आईडी। ठीक है, ओके। तो that was cookies. Any questions on cookies? Fairly simple है इनकी वर्किंग। अक्सर आप जब वेबसाइट पे जाते हो आप एक्सेप्ट करते हो कुकीज। जब आप अपनी क्लियर कैश करते हो ब्राउजर में तो वो कुकी फाइल भी डिलीट कर देता है। Okay, I'll resume the lecture and play it. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपने देखा होगा कि कैश का नाम सुना होगा, प्रॉक्सी सर्वर का नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर चीज है, आपके ब्राउजर में कॉन्फ़िगर हो जाता है। हम देखते हैं आज कि ये खैर से क्या होता है वेब सर्वर, या ये बड़े कमाल की चीज होता है जब आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, या प्रॉक्सी सर्वर ये क्या चीज होता है एक्चुअली। लेट्स टेक अ लुक एट इट कि ये क्या होता है वेब सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। इसे वेब कैश भी कहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं। ये एक चीज होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है HTTP प्रोटोकॉल को ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए। कैसे, ये हम देखते हैं। द गोल इज टू सेटिस्फाई क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग द ओरिजिन सर्वर। ओरिजिन सर्वर से यहाँ मुराद है जो ओरिजिनल वेब सर्वर है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है, अभी इस प्रॉक्सी सर्वर को आप समझो कि नहीं है और ये अमेजोन का सर्वर है, ठीक है, या ये गूगल का सर्वर है, CNN का सर्वर है, ठीक है। अभी ये नहीं है, प्रॉक्सी सर्वर अभी क्वेश्चन में नहीं है, तो जब भी मैं एक्सेस करूंगा CNN के सर्वर को तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा इंटरनेट से होती हुई इस CNN के सर्वर पे जाएगी। CNN के सर्वर को या ओरिजिन सर्वर ये कह रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा देता हूं। अब ये प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली कहाँ लगा होता है, फॉर एग्जांपल अगर फास्ट का नेटवर्क है तो फास्ट के पास ऑप्शन है कि वो प्रॉक्सी सर्वर लगा दे अपने नेटवर्क पे, ठीक है। या मैंने स्टॉर्म फाइबर से इंटरनेट लिया हुआ तो स्टॉर्म फाइबर के पास ऑप्शन है कि वो थोड़े से पैसे खर्च करे प्रॉक्सी सर्वर लगा दे अपने नेटवर्क में। तो जब भी स्टॉर्म फाइबर के क्लाइंट्स जो हैं वो अमेजोन के सर्वर को एक्सेस करेंगे तो बीच में प्रॉक्सी सर्वर आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रॉक्सी सर्वर करता कैसे और बचत कैसे करता है। बड़े कमाल की चीज है। तो या वेब कैश भी कहते हैं इसे। तो आपने शायद देखा होगा ब्राउजर में ना इसकी सेटिंग देखते हैं। ये हम देखते हैं क्रोम में, मुझे याद नहीं कहाँ होती है, हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ अगर आप सेटिंग्स में, अच्छा, ये ब्लैंक स्क्रीन इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं ब्राउजर खोल के दिखा रहा था लेकिन मैं भूल गया कि मैंने जो टैब शेयर किया हुआ है वो वीडियो का किया हुआ है। तो मैं दोबारा स्टॉप प्रेजेंट कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा, एंटायर स्क्रीन। और अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ जल्दी से कि ये किधर कन्फिगर होता है। आपको मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही होगी। ये मैंने अपना ब्राउजर खोला है गूगल क्रोम। यहाँ मैं ऑप्शंस में गया हूँ, यहाँ मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ। यहाँ मेरे ख्याल में एडवांस सेटिंग्स में होता है, मेरा ख्याल है ये एडवांस सेटिंग्स मैंने खोली हैं और सिस्टम में गया हूँ। तो ये ओपन योर कंप्यूटर्स प्रॉक्सी सेटिंग्स ये आ गया और यहाँ नीचे लैंड सेटिंग्स। और लैंड सेटिंग में आप देख रहे हो ये यूजर, अगर इसको मैं टिक कर दूं यूजर प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैंड, इसको टिक कर दूं तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ उसका प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस। और जनरली HTTP के लिए होता है तो पोर्ट 80 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देते हैं और ये प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस कहाँ से मिलता है, ये आपका जो लैन एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना फास्ट का
या अगर मोबलिंग में जैसे लगा हुआ था प्रॉक्सी सर्वर, तो मुझे मोबलिंग का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो कॉन्फ़िगर करता था मेरे ब्राउजर में या लैपटॉप में। ठीक हो गया जी। अब मैं वापस वीडियो शेयर करने लगूं। में जाओ तो सेटिंग्स, तो यहाँ पर था कहाँ देते हैं पे गया हूँ 12 या वेब है। अब प्रॉक्सी सर्वर करेगा क्या, वो ऑब्जेक्ट अपने पास स्टोर कर लेगा। स्टोर है कि मेरे पास जो प्रॉक्सी सर्वर क्या, अब जब वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पे आई क्योंकि ब्राउजर में कॉन्फ़िगर्ड था, क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट ने बस रिक्वेस्ट सर्वर को भेज दिया, लेकिन वो प्रॉक्सी सर्वर को चली गई है। उसके लिए वो ओरिजिनल वेब सर्वर पे गई हुई है अमेज़न के, ठीक है, लेकिन चूंकि उसके ब्राउजर में प्रॉक्सी सर्वर स्टोर्ड था तो प्रॉक्सी सर्वर पे चलेगी। प्रॉक्सी सर्वर पे चूंकि ये ऑब्जेक्ट पहली दफा रिक्वेस्ट हुआ, उसके पास स्टोर्ड नहीं है, उसने वो रिक्वेस्ट एज इट इज फॉरवर्ड कर दी ओरिजिनल सर्वर को। अब आप यहाँ देखोगे प्रॉक्सी सर्वर ना दो तरह एक्ट कर रहा है। जो ओरिजिनल इसे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उसके लिए वो एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो वो ओरिजिनल वेब सर्वर अमेज़न को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वो अमेज़न के सर्वर के लिए एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा है। तो वो प्रॉक्सी सर्वर कैन एक्ट बोथ एज अ क्लाइंट एंड एज अ सर्वर। अब जब वो वापस आ गई, रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, इसको मैं दोबारा जरा सा रिपीट कर दूं कि प्रॉक्सी सर्वर कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब बीच में जो है ना आपके अमेज़न या CNN के वेब सर्वर के दरमियान फास्ट वालों ने प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया। अब जब आपकी पहली रिक्वेस्ट जाएगी ना HTTP रिक्वेस्ट टुवर्ड्स द CNN वेब सर्वर, तो बीच में प्रॉक्सी सर्वर क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी पहले प्रॉक्सी सर्वर को। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा और एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देगा CNN के सर्वर की तरफ। ठीक है, ये जो ऊपर लाइन, अब उसका उस HTTP रिक्वेस्ट का CNN के सर्वर से या Amazon के सर्वर से, जो सब ओरिजिन सर्वर है, उससे यूजुअल HTTP रिस्पॉन्स आएगा और उस रिस्पॉन्स में मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑब्जेक्ट होगा जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था। तो वो HTTP रिस्पॉन्स प्रॉक्सी सर्वर को वापस आएगा, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर ने वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी ओरिजिन सर्वर को, क्लाइंट ने नहीं डायरेक्टली की। क्लाइंट ने अपनी तरफ से ओरिजिन सर्वर को ही की हुई है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो प्रॉक्सी सर्वर को चली गई है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ। तो जो मैं कह रहा था कि दिस प्रॉक्सी सर्वर इज नाउ एक्टिंग बोथ एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। तो एज अ क्लाइंट वो कैसे एक्ट कर रहा है? वो HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है ओरिजिन CNN के सर्वर को, तो यहाँ एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा है। और एज अ सर्वर वो कैसे एक्ट कर रहा है? जब ओरिजिन सर्वर से HTTP रिस्पॉन्स आया जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो वो रिस्पॉन्स ओरिजिनल जो क्लाइंट है उसको फॉरवर्ड कर रहा है। तो इधर ये एज एन सर्वर एक्ट कर रहा है, यानी ये क्लाइंट को एज अ सर्वर जो है रिस्पॉन्स दे रहा है जिसमें वो ऑब्जेक्ट भी दे रहा है। तो ये प्रॉक्सी सर्वर बोथ इट इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर एक और भी काम कर रहा है। अब ये जो इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था ना CNN के सर्वर से, ये अपने पास स्टोर कर रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा? जब किसी इसी क्लाइंट से दोबारा या किसी और भी क्लाइंट से इस सेम नेटवर्क पे, ये फास्ट का नेटवर्क हम अज्यूम कर रहे हैं, उससे जब ये रिक्वेस्ट आएगी इसी ऑब्जेक्ट के लिए CNN के सर्वर पे, तो इसके पास ये ऑब्जेक्ट पहले से स्टोर्ड होगा प्रॉक्सी सर्वर के पास, और इसको वो रिक्वेस्ट आगे CNN के सर्वर को इंटरनेट पे नहीं भेजनी पड़ेगी, और वो खुद ब खुद ही खुद से उस HTTP रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेज देगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट अपनी कैश में से उठा के वापस क्लाइंट को भेज देगा, चाहे ये वही वाला क्लाइंट है, चाहे ये इस नेटवर्क पे कोई और क्लाइंट है। तो इससे हमने क्या बचत की? इससे हमने ये बचत की कि हमने ट्रैफिक रिड्यूस कर दी टुवर्ड्स द इंटरनेट लिंक और द एक्सेस लिंक, जो कि बड़ा महंगा होता है। आगे हम न्यूमेरिकली भी देखेंगे अभी कि कितनी बचत की।
तो आई होप कि आपको प्रॉक्सी सर्वर या वेब कैश का फंक्शन समझ आ गया। अब मैं वीडियो दोबारा प्ले करने लगा। अमेजोन के वेब सर्वर से यानी कि ओरिजिनल सर्वर से रिस्पांस आ गया इसको प्रॉक्सी सर्वर को, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट था, उसे रिस्पांस मिल गया यानी कि उसे ऑब्जेक्ट मिल गया। वो ऑब्जेक्ट उसने अपने पास कैश कर लिया और इस ट्रांजैक्शन में ये क्लाइंट था। अब वो ऑब्जेक्ट उसने HTTP रिस्पांस मैसेज में क्लाइंट को भेज दिया, ठीक है, अपने पास कैश करके। तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉक्सी सर्वर क्या था? इट एक्टेड एज अ सर्वर, तो इट कैन एक्ट बोथ एज अ क्लाइंट एज अ सर्वर एंड अ सर्वर, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है इस क्लाइंट से सेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब ये रिक्वेस्ट ओरिजिन सर्वर पे नहीं गई क्योंकि उसके पास ये कैश में पड़ा हुआ था, स्टोर्ड था ऑब्जेक्ट, और उसने खुद ही उसको HTTP रिस्पांस मैसेज भेजा और उसने उसमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया वेब कैशेस प्रॉक्सी सर्वर। No any questions? Otherwise, I'll move to the next slide. सर ये जो अच्छा वेब जी, तो कैश ये मैंने होती आपको है बता दिया कि कैश एक्स बोथ। इसका साइज कितना होता है जो वेब कैश होती है? यार ये काफी साइज की होती है, लेकिन आगे जो है ना हम अभी न्यूमेरिकली कुछ वेब कैशेस को देखेंगे अगली स्लाइड्स में। ठीक, लेकिन डिपेंड करता है आप जितने पैसे खर्च करोगे, यानी कि जो नेटवर्क है, फास्ट का नेटवर्क है या स्टॉर्म फाइबर का नेटवर्क, जितनी बड़ी कैश लगा ले उतना उनके लिए अच्छा है। जी, ओके। Both as a client or and a server. So it is a server for the original requesting client and it is a client to the origin web server. ठीक हो गया जी। So the typically this cache is installed by the ISP. The ISP can be a university ISP or a company ISP जैसे मोबिलिंग था या रेजिडेंशियल ISP जैसे स्टॉर्म फाइबर है। तो इस पे इन्वेस्टमेंट होती है अगर कोई करे, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट होती है बनिस्बत एक बहुत बड़ा एक एक्सेस लिंक टुवर्ड्स द इंटरनेट लेने की, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि हमारी बचत हो रही है ये सेकंड ट्रांजैक्शन में। ये जो HTTP रिक्वेस्ट और जो ऑब्जेक्ट है ये इंटरनेट, ये एक्सेस लिंक है टुवर्ड्स द इंटरनेट, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर से टुवर्ड्स द इंटरनेट जो अमेजोन का वेब सर्वर है। तो इस पे ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट इस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं जा रही। कोई नया ऑब्जेक्ट आएगा वो जाएगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए जो कैश में स्टोर्ड है ये रिक्वेस्ट वहां नहीं जा रही। ठीक हो गया। तो ये मैंने वाई वेब कैशिंग आपको बता दिया है, रिड्यूसेस द रिस्पांस टाइम फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो रिस्पांस टाइम भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि अब इंटरनेट पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही और वेब कैश उसको खुद एंटरटेन कर रही है जो उसके पास स्टोर्ड है ऑब्जेक्ट्स, एंड इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक ऑन द इंस्टीट्यूशंस एक्सेस लिंक। मैंने आपको बता दिया। तो इंटरनेट इज डेंस विद कैशेस, यानी कि ये इतना इसका फायदा होता है कि हर तकरीबन कंपनी ने ISP ने कैशेस लगाई होती है। And it enables poor content providers to effectively deliver content. ठीक है, तो P2P फाइल शेयरिंग में भी इसका फायदा है क्योंकि P2P फाइल शेयरिंग में भी कैश स्टोर कर लेती हैं ऑब्जेक्ट्स को और वो डिलीवर कर देती हैं कंटेंट, जिसका हमने देखा है। ठीक हो गया जी। अब मैंने बताया था कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं कि कितना फायदा होता है इसको लगाने का। तो ये एक सिनारियो है, इसको हम जल्दी से देखते हैं, जिसमें वेब कैश अभी नहीं लगी हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ये आपका इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल फास्ट का नेटवर्क है, ये इसके क्लाइंट्स हैं और ये पब्लिक इंटरनेट, ये एक्सेस लिंक है 1.54 मेगाबिट्स पर सेकंड का एक्सेस लिंक है फास्ट का टुवर्ड्स द इंटरनेट। ये पहला इंटरनेट का राउटर है और इसके बाद आगे दुनिया में सर्वर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक ये अमेजोन का सर्वर है, ओरिजिन सर्वर जिन्हें हम कह रहे हैं। तो assumptions क्या है कि एवरेज ऑब्जेक्ट साइज जो है वो 100K बिट्स है, कि जो सर्वर ऑब्जेक्ट साइज रिटर्न करेगा ना वो 100K बिट्स है। एवरेज रिक्वेस्ट रेट फ्रॉम द ब्राउजर्स, ब्राउजर कहाँ है जो क्लाइंट पे चल रहे हैं, टू द ओरिजिन सर्वर इज 15 रिक्वेस्ट पर सेकंड, यानी कि इन ब्राउजर यानी कि इन क्लाइंट्स की तरफ से 15 रिक्वेस्ट जा रही हैं टू दीज सर्वर्स इन द इंटरनेट पर सेकंड। एवरेज डाटा रेट टू द ब्राउजर्स इज 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। अच्छा, आप ये देखो कि ये एवरेज डाटा रेट का क्या मतलब है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कहीं देखा था कि देखो जो लैन लगा हुआ है ना वो 10 मेगाबिट्स का है, तो यहां से जो स्पीड मिल रही है 10 मेगाबिट्स है, लेकिन जो आगे एक्सेस लिंक फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन टू द इंटरनेट है वो 1.54 मेगाबिट्स का है।
और आगे इंटरनेट के राउटर से भी या आगे डिफरेंट सर्वर्स को कोई लिंक्स होंगे ना, उनकी भी कोई कैपेसिटी होगी। तो इन सारों को जब एवरेज आउट करते हैं ना, तो जो एवरेज डाटा रेट इसको मिल रहा है ना टू द क्लाइंट, टू अ ब्राउजर, दैट इज 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब उसने दिया हुआ है कि राउंड ट्रिप टाइम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल राउटर टू एनी ओरिजिन सर्वर, यानी कि इंस्टीट्यूशन राउटर ये है, यहां से लेकर टू एनी ओरिजिन सर्वर, इनमें से कोई भी एक्सेस करता है राउंड ट्रिप टाइम, यानी से यहां से यहां और यहां से वापस यहां, इट इज 2 सेकंड। ये उसने assumptions में दिया हुआ है। इसको हम इंटरनेट डिले भी कह सकते हैं, कि यानी कि इस नेटवर्क से आगे इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है, एक्सेस लिंक प्लस द इंटरनेट, तो इंटरनेट डिले जो है ना दैट इज 2 सेकेंड्स, और एक्सेस लिंक का रेट उसने दिया हुआ है 1.54 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब इस क्या हम देखते हैं कि कैश या क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ऑब्जेक्ट्स को रिक्वेस्ट करने की क्लाइंट से सर्वर की तरफ। लैन यूटिलाइजेशन आप देख लो कि लैन इज 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो लैन यूटिलाइजेशन क्या है, एवरेज डाटा रेट ब्राउजर को क्या मिल रहा था, 1.5 मेगाबिट। तो लैन यूटिलाइजेशन क्या आई, 1.5 मेगाबिट ओवर 10 विच इज 15%। तो लैन यूटिलाइजेशन इज फाइन, इस पे कोई इशू नहीं आएगा। लैन यूटिलाइजेशन को आप एक और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था फॉर्मूला ट्रैफिक इंटेंसिटी का, LA/R, वेयर L इज द एवरेज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पैकेट साइज, ठीक है, विच इज 100K बिट्स। A is the average data rate to the browser. A is the average request rate from browsers to origin servers, which is 15 requests per second. So 100 kilobit per request into 15 requests per second over R divided by R. R is the data rate. तो data rate of the LAN, ये LAN की traffic intensity देख रहे हैं ना, तो R is 10 megabit per second. तो दोनों तरीकों से आंसर इज 15% या 0.15, दोनों तरीकों से। लैन यूटिलाइजेशन इज 1.50, जो एवरेज डाटा रेट आपको मिल रहा है, डिवाइडेड बाय जो लैन की कैपेसिटी है या डाटा रेट है, विच इज 10 मेगाबिट। तो दोनों सूरतों में या फॉर्मूला ट्रैफिक इंटेंसिटी को लगा के दोनों सूरतों में आपको 15% या 0.15 मिल रहा है। तो 15% यूटिलाइजेशन बड़ी नॉर्मल सी यूटिलाइजेशन होती है, तो इस पे आपको कोई डिले नहीं मिलेगा लैन में। तो इट इज नेग्लिजिबल लैन डिले विच इज टेंस ऑफ मिली सेकेंड, ठीक है, बहुत कम। अब हम देखते हैं एक्सेस लेंथ यूटिलाइजेशन, वो इसी तरह जिस तरह लैन की यूटिलाइजेशन कैलकुलेट की है इसी तरह। तो एवरेज डाटा रेट टू ब्राउजर मिल रहा था 1.5, वो सेम है, डिवाइडेड बाय जो एक्सेस लिंक की कैपेसिटी है दैट इज 1.54। तो 1.5 ओवर 1.54 इज 97% यूटिलाइजेशन, ठीक है। अगर आप अगेन वो फॉर्मूला लगाते हो ट्रैफिक इंटेंसिटी वाला LA/R, तो सेम फॉर्मूला है, 100 किलोबिट, L सेम है, इनटू 15 रिक्वेस्ट पर सेकंड सेम है, डिवाइडेड बाय अब एक्सेस लिंक की R क्या है, रेट क्या है, 1.54, ठीक है जी। तो ये यूटिलाइजेशन या इंटेंसिटी आती है 0.97 विच इज 97%। 97 हमने पिछली स्लाइड्स में अगेन देखा था कि जो यूटिलाइजेशन ऊपर जाती है या ट्रैफिक इंटेंसिटी ऊपर जाती है, अप्रोच करती है 100% या टुवर्ड्स 1 अप्रोच करती है ट्रैफिक इंटेंसिटी, तो कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, डिलेज बहुत ह्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्सेस लिंक में डिले क्या आएगा, ह्यूज डिले आएगा। तो टोटल डिले आपको क्या मिला, टोटल डिले मिला आपको इंटरनेट डिले जो कि 2 सेकंड्स उसने assumptions में दिया हुआ था, प्लस एक्सेस लिंक डिले जो कि ह्यूज है, इन मिनट्स है, प्लस लैन डिले जो कि हमने देखा था माइक्रो सेकंड्स या मिली सेकंड में, नेग्लिजिबल है। लेकिन टोटल डिले आपको क्या मिला, बहुत ज्यादा, एक ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करने के लिए ह्यूज डिले मिला आपको ड्यू टू दिस एक्सेस लिंक डिले, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, एक तो बड़ा लॉजिकल है कि इस एक्सेस लिंक को बड़ा कर दो तो यहाँ यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, ये 1.54 हो रहा है ना डिवाइड, इसको जितना बड़ा करोगे तो ये आंसर कम होता जाएगा ना, यूटिलाइजेशन कम होती जाएगी। तो एक ये तरीका है, तो ये हम करके देख लेते हैं अगले एग्जाम्पल में। सेम फॉर्मूलाज है, हमने सिर्फ किया क्या है, 1.54 मेगाबिट्स की जगह हमने 154 मेगाबिट्स कर दिया एक्सेस लिंक का साइज। तो आप सेम फॉर्मूलाज लगाओ, लैन यूटिलाइजेशन तो वही रहेगी क्योंकि वो 10 मेगाबिट्स या तो वो 15% ही रहेगी, लेकिन एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन जो है ना
जब आप 1.54 से फॉर्मूला में लगाओगे 154, यानी कि वो डिवाइड हो रहा था आर बाय डिवाइडेड बाय 1.54 की जगह डिवाइड बाय 154, तो ये जो यूटिलाइजेशन थी ना वो 97% से एकदम ड्रॉप कर गई है 0.97% पे, यानी कि ट्रैफिक इंटेंसिटी ड्रॉप कर गई है 0.97 से 0.0097 पे, तो 1% से भी कम हो गई यूटिलाइजेशन। तो फिर जब इतना नेग्लिजिबल एक्सेस लिंक डिले आ गया है ना, तो वो एक्सेस लिंक डिले मिनट से चला जाएगा माइक्रो सेकेंड्स में, और आपका ओवरऑल डिले जो हो जाएगा ना वो बहुत कम हो जाएगा, 2 समथिंग सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड तो इंटरनेट डिले था ही था ना, तो 2 सेकेंड्स प्लस जो आपका एक्सेस लिंक डिले आया वो इस एग्जांपल में फिर आपने बड़ा लिंक कर दिया तो वो मिनट से मिली सेकेंड्स में चला गया, प्लस माइक्रो सेकेंड जो लैंड डिले आया, तो ये 2 सेकेंड्स प्लस सम मिली या माइक्रो सेकेंड्स आ जाएगा आंसर, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। ठीक है जी, तो यानी कि 2 मिनट से आप देखो, मिनट से आप वो कितना नीचे चला गया, विच इज अ वेरी गुड डीड। बट द इश्यू इज के इस एक्सेस लिंक को 1.54 से लेके 154 मेगाबिट से ले जाना इज नॉट चीप, दिस एक्सेस लिंक बड़े महंगे होते हैं, तो दिस इज नॉट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, तो कंपनियां इतनी हाई कॉस्ट लगाना पसंद नहीं करती। तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम इस लैन पे एक वेब कैश लगा दें। अब हम देखते हैं ये वेब कैश आ गई। ठीक है जी, सेम एग्जांपल 1.54 मेगाबिट का सस्ता लिंक लगा हुआ है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इस लैन पे एक वेब कैश लग गई है। वेब कैश एक्सेस लिंक से काफी सस्ती होती है, एक सर्वर एक मशीन होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। अब हम कहते हैं सारा कुछ सेम है, 100 के बिट्स ऑब्जेक्ट, एवरेज ऑब्जेक्ट साइज है, एवरेज रिक्वेस्ट रेट भी सेम है फ्रॉम द ब्राउजर विच इज 15 रिक्वेस्ट पर सेकंड, एवरेज डाटा रेट टू ब्राउजर जो है वो भी सेम है 1.5 मेगाबिट, आरटीटी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल राउटर टू एनी रीजनल सर्वर भी सेम है 2 सेकंड्स। अब हम देखते हैं एक्सेस लिंक रेट भी सेम है 1.54, लैन यूटिलाइजेशन फॉर्मूलाज लगाओगे सेम आएगी 15%। ठीक है जी, अब एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन को हम देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा वेब कैश लगाने से। ठीक है, वेब कैश जो होती है चीप होती है, और टोटल डिले पे हम देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। ठीक है जी, तो हम इसे कैसे कंप्यूट करेंगे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। उसमें हम देखते हैं, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जो कैश हिट रेट है वो कितना है, तो हमारे एग्जांपल में उसने दिया हुआ है 0.4 है, यानी कि 40% है। इसका क्या मतलब है कैश हिट रेट का 40% होने का? इसका ये मतलब है कि जब भी किसी क्लाइंट से कोई ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट होता है ओरिजिन सर्वर्स की तरफ, तो 40% ऑफ द टाइम, यानी कि 40% वो लोकल कैश में पड़ा हुआ है और 60% वो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, कैश हिट रेट 0.4 का मतलब है कि 40% वो ऑब्जेक्ट यहां स्टोर्ड होगा, तो 40% जो रिक्वेस्ट हैं वो इस लोकल वेब कैश से ही रिस्पॉन्स चला जाएगा और वो ऑब्जेक्ट इसको चला जाएगा, और 60% रिक्वेस्ट जो है वो ओरिजिनल सर्वर को जाएगा इस वेब कैश से। तो इसका क्या मतलब है कि 40% ट्रैफिक जो है ना वो इस एक्सेस लिंक पे नहीं जा रही, और वो लोकली या लैन पे ही रह रही है, और सिर्फ 60% जो ट्रैफिक है ना वो यहां जा रही है। ठीक है, इंटरनेट पे, तो 40% ऑफलोड होगी एक्सेस लिंक से। इसका क्या मतलब है, कंप्यूट कर लो, फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो आपने एक्सेस लिंक पे यूटिलाइजेशन निकालनी है ना, अब वो ओवरऑल 60% रह गई है, क्योंकि इस पे सिर्फ 60% रिक्वेस्ट आ रही है, 40% नहीं आ रही। तो सेम फॉर्मूलाज लगाओ जो डिले था, यानी कि सेम फॉर्मूला लगाओ एक्सेस लिंक यूटिलाइजेशन पे, सेम फॉर्मूला LA ओवर आर लगाओ या यूटिलाइजेशन का लगाओ, यानी कि उसकी यूटिलाइजेशन जो हमने निकाली थी उस पर आप जब सेम फॉर्मूला लगाते हो 1.5 मेगाबिट थी ना जो पिछली हमने स्लाइड में देखी थी, जो एवरेज यार देख लेते हैं, अभी ये एवरेज डाटा रेट टू ब्राउजर 1.5 था ना, तो अब ये आ गया, ये 60% रह गया ना, क्योंकि इंटरनेट पे 60% रिक्वेस्ट जा रही हैं, तो एवरेज डाटा रेट रह गया 0.6 इंटू 1.5, 0.9, और उसकी यूटिलाइजेशन हुई 0.9 डिवाइडेड बाय 1.54, वही सेम फॉर्मूला,
तो ये 58% पे रह गई इसकी यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया। LA/R भी लगाते हैं तो L लगाओ वो जो 100 के इंटू A एवरेज रिक्वेस्ट रेट विच इज 15 रिक्वेस्ट पर सेकेंड डिवाइडेड बाय R विच इज 1.54। ठीक है जी, 1.54 करो, जो आंसर आएगा उसको 60.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम आंसर आएगा 0.58% या 0.58। ठीक हो गया। तो जब से हम तो अब ये आप देखो इसकी यूटिलाइजेशन जो है ना सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। पहले 97% थी, अब 58% रह गई है। तो आपकी जो डिले है वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। ठीक है, जो एक्सेस लिंक डिले था। तो टोटल डिले क्या हुआ? टोटल डिले आपका उसी तरह कैलकुलेट करना है कि ओरिजिन सर्वर्स पे अब जो टोटल रिक्वेस्ट जा रही थी वो इंटरनेट डिले उसने हमें क्वेश्चन में दिया था 2 सेकेंड्स। तो अब 2 सेकेंड्स का 60% रह गया क्योंकि अब 100% रिक्वेस्ट नहीं जा रही हैं, अब 60% रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जा रही हैं। तो 0.6 इंटू 2 सेकेंड्स प्लस जो एक्सेस लिंक का डिले था वो अब रह गया ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्योंकि 58% यूटिलाइजेशन आ गई है तो एक्सेस लिंक का डिले काफी रिड्यूस होगा और वो मिली सेकेंड्स में रह जाएगा। ठीक है, अब जो एक्सेस लिंक पे जानी है ना रिक्वेस्ट, वो लैन पे भी जानी है और एक्सेस लिंक पे भी जानी है। तो लैन डिले भी काफी नेग्लिजिबल था इस, और इस पे 40% ट्रैफिक जा रही है। ठीक है, सॉरी 60% ट्रैफिक जा रही है जो इंटरनेट पे जा रही है। तो 60% ऑफ 2 सेकेंड्स प्लस मिली सेकेंड फॉर एक्सेस लिंक एंड लैन डिले। तो लैन डिले क्योंकि जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट जा रही है वो लैन पे भी जाएगी, एक्सेस लिंक पे भी जाएगी और इंटरनेट पे भी जाएगी। तो 2 सेकेंड ये इंटरनेट का हो गया, मिली सेकेंड ये एक्सेस लिंक का हो गया और मिली सेकेंड ये या माइक्रो सेकेंड ये लैन का हो गया। ये सारे डिलेस को प्लस करें और उसका 60%, क्योंकि ओरिजिनल ट्रैफिक आप सिर्फ 60% जा रहा है, ये आ गया 0.6 इंटू 2 समथिंग। प्लस अब लैंड डिले एक और भी है, वो सिर्फ लैंड डिले है जो 40% रिक्वेस्ट वेब कैश हैंडल कर रहा है। तो 0.4 इंटू माइक्रो सेकेंड जो लैंड डिले था। ठीक है, तो जब आप ये आंसर निकालोगे तो 0.6 इंटू उसने एज्यूम किया है कि जो ये आपका मिली सेकेंड एंड एक्सेस लिंक एंड लैंड डिले आ रहा था ये 2.01 समथिंग सेकेंड्स आ रहा था, प्लस 0.4 सेकेंड 0.4 इंटू कुछ मिली सेकेंड, तो ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.2 सेकेंड बनता है। तो इतनी सस्ती वेब कैश लगाने से आपका 1.2 सेकेंड डिले आ रहा है सिर्फ, जबकि कटर एक्सेस लिंक इतना महंगा लगाने से आपका 2 सेकेंड कुछ आ रहा था। ठीक है, 2 सेकेंड और कुछ मिली या माइक्रो सेकेंड। और ओरिजिनली ये दोनों चीजें लगाए बगैर, एक्सेस लिंक फैटर लगाए बगैर या कैश लगाए बगैर आपका आ रहा था मिनट्स में। तो वेब कैश का इतना बड़ा फायदा होता है। और आई होप कि वेब कैश इज आल्सो क्लियर, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद वेब कैश कि व्हाट इफ द कॉपी। जी, वेब कैशिंग का फायदा क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। अच्छा, लेकिन हर चीज ना इतनी रोजी रोजी नहीं होती, अच्छी नहीं होती। हर चीज का कोई ना फ्लिप साइड भी होती है। अब हम एक वेब कैश का इशू देखते हैं। of the object in the web cache may be stale। इसका क्या मतलब है कि वेब कैश ने पहली दफा कोई जब उस ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट आई थी और उसने वो इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर दी और ओरिजिनल वेब सर्वर से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया और वेब कैश ने स्टोर कर लिया, और 6 महीने बाद उसके पास वो स्टोर्ड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और 6 महीने बाद उसकी रिक्वेस्ट दोबारा आती है। तो क्या पता कि इन 6 महीने में जो वेब कैश पे उस ऑब्जेक्ट की कॉपी पड़ी हो और जो ओरिजिनल अमेजोन के सर्वर पे उस ऑब्जेक्ट की कॉपी पड़ी हो वो मॉडिफाई हो चुकी हो। तो इसका क्या मतलब है कि वेब कैश पे जो कॉपी है वो स्टेल हो चुकी होगी, बासी हो चुकी होगी। हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? द आंसर इज कंडीशनल गेट। जो गेट कमांड होती है ना, उसमें एक कमांड होती है, टाइप होती है कंडीशनल गेट। आई थिंक इट इज सपोर्टेड इन 1.0 और 1.1, तो मेरे ख्याल में दोनों में है, 1.0 में भी है कंडीशनल गेट। तो ये क्या होता है हम जल्दी से देख लेते हैं।
कि जो क्लाइंट है ना, वो जब सर्वर को कंडीशनल गेट एक भेजता है, वो क्या कहता है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में ना एक हेडर लाइन में एक एडिशनल लाइन भेजता है, उसमें ये कहता है कि इफ मॉडिफाइड सिंस डेट, आगे वो डेट डाल देता है, यानी कि जो उस डेट में कौन सी डेट होती है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट मैसेज की डेट होती है, उसमें वो स्टैंप डाल देता है। तो उसे वो ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट मुझे उस सूरत में भेज दो कि अगर, उस सूरत में ना भेजो कि अगर ये, यानी कि इस डेट से, यानी कि जिस डेट को मैं रिक्वेस्ट और टाइम को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर सॉरी वो डेट नहीं होती जिससे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो डेट होती है जिस डेट का ऑब्जेक्ट इसके पास कैश के पास स्टोर्ड होता है। तो बेसिकली कंडीशनल गेट जो है ना, ये वेब कैश यूज करता है। तो कैश के पास वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की एक टाइम स्टैम्प और डेट स्टैम्प है। तो जब भी उसे कोई क्लाइंट की तरफ से गेट कमांड आती है ऑब्जेक्ट के लिए, ये रिक्वेस्ट आती है, तो वो आगे सर्वर को एक कंडीशनल गेट भेज देता है, ओरिजिनल वेब सर्वर को, जैसे अमेजोन का। उस कंडीशनल गेट में वो क्या भेजता है, वेब प्रॉक्सी सर्वर या वेब कैश, वो ये भेजता है कि इफ, हेडर लाइन में एक इफ दे देता है, और इफ में कौन सी डेट और टाइम देता है, वो वाली डेट और टाइम जिस डेट और टाइम का उसके पास वेब ऑब्जेक्ट कैश में स्टोर्ड होता है, वो वाली डेट ऑफ टाइम भेज देता है। वो से ये क्या देता है ओरिजिनल अमेजोन के वेब सर्वर को कि इस डेट और टाइम अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे भेज दो, अगर ये इस डेट और टाइम के बाद मॉडिफाई हुआ है, अगर नहीं हुआ तो ना भेजो, ठीक है। तो जब ये वेब सर्वर कैश से रिक्वेस्ट कंडीशनल गेट की जाती है ओरिजिनल अमेजोन के या किसी भी CNN के सर्वर की तरफ, तो वो इफ मॉडिफाइड की हेडर लाइन में चेक करता है डेट और टाइम, और वो चेक करता है, और अगर वो देखे कि इस डेट और टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट मेरे पास मॉडिफाई नहीं हुआ, तो वो उसका रिस्पांस दे देता है। HTTP रिस्पांस 1.0 भी सपोर्ट करता है इसको, उसका रिस्पांस दे देता है ओरिजिनल अमेजोन का वेब सर्वर कि इट इज नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। और फिर जो वेब कैश है वो उसी ऑब्जेक्ट को जो उसकी कैश में स्टोर्ड होती है, वो उठा के ओरिजिनल जो यूजर होता है या क्लाइंट होता है उसको वो रिटर्न कर देता है। ठीक हो गया, अगर वो नॉट मॉडिफाइड आया था ओरिजिन सर्वर की तरफ। और अगर वो मॉडिफाइड आओ, यानी कि जब वो ओरिजिन अमेजोन के वेब सर्वर पे वो ऑब्जेक्ट इस डेट या टाइम के बाद मॉडिफाइड हो गया हो, तो फिर वो जो अमेजोन का सर्वर है वो HTTP रिस्पांस में वो ऑब्जेक्ट यानी कि डेटा भेज देता है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल गेट। अब इसमें एक सवाल बढ़ता है कि इन एनी केस जब कंडीशनल गेट यूज होता है, तो HTTP रिक्वेस्ट तो वेब कैश से, इंटरनेट से होती हुई अमेजोन के वेब सर्वर पे इन एनी केस जा रही है चेक करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट की कॉपी स्टेल है कि नहीं है, तो वो तो जा रही है, ठीक है। तो वेब सर्वर से आगे, सॉरी वेब कैश से आगे इंटरनेट पे, वेब सर्वर पे, ओरिजिन वेब सर्वर पे तो जा रही है। तो फिर वेब कैश का फायदा क्या हुआ? तो फायदा हुआ कैसे? क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो मॉडिफाई नहीं हुए होंगे, और ओरिजिनल अमेजोन का वेब सर्वर यही रिस्पॉन्स देगा, नॉट मॉडिफाइड। बहुत कम केस ऐसे होंगे जिसमें वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हुआ होगा और वो ऑब्जेक्ट भेजेगा। तो जब वो नहीं मॉडिफाई हुआ होगा और वो ऑब्जेक्ट नहीं भेजेगा, सिर्फ रिस्पॉन्स देगा, तो आप सोच सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट वो नहीं भेज रहा, तो वो ज्यादा ट्रैफिक नहीं भेज रहा, ये बड़ी मिनिमल ट्रैफिक है, बड़े कम इसके बाइट्स होंगे रिस्पॉन्स के। सिर्फ ज्यादा ट्रैफिक किस सूरत में होगी? जब वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हुआ होगा और वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कैश को भेजेगा। ठीक हो गया? सिर्फ उस सूरत में ज्यादा ट्रैफिक होगी। तो ज्यादातर आपको पता है प्रोबेबिलिटी यही है कि वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं हुआ होगा स्टेट टाइम से। ठीक हो गया? और अगर मॉडिफाइड होगा और नया ऑब्जेक्ट वो भेज देगा ओरिजिनल अमेजोन का वेब सर्वर वेब कैश को, तो वेब कैश वो ऑब्जेक्ट अपनी कैश में स्टोर कर लेगा, मॉडिफाइड नया टाइम स्टैम्प और डेट डाल देगा अपने पास, और उस ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स में दे देगा ओरिजिनल क्लाइंट को। तो ये हो गया आपका कंडीशनल गेट।
ठीक हो गया जी, आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि आगे हमने अब एफटीपी स्टडी करना है। क्लियर ऑन वेब कैशिंग जी? यस यस ओके जी, अब मैं एफटीपी की वीडियो प्ले करने लगा हूँ। असल में मैंने जब ये कल लेक्चर रिकॉर्ड किया था ना, तो मैं उठ गया था, तो आई हैड टू स्टॉप द वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इस लेक्चर के बाद यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे कोई ऐसा वीडियो फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताना जिससे मैं 2 वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो में बना सकूं। मुझे कोई फ्री वाला नहीं मिला, जो फ्री वाले मिल रहे थे उनमें वाटरमार्क ऐड हो जाता है। बहरहाल अभी मैं एफटीपी की वीडियो प्ले करने लगा हूं, लेट मी जस्ट फाइंड इट। ये देखिए, लेट मी नाउ शेयर दिस एंड आई विल म्यूट। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि हमने जरा क्वेश्चन आंसर ज्यादा किए हैं, तो एफटीपी की वीडियो आपके ना ओरिजिनल शायद जो आपका टाइम है 9:30 से 2-3 मिनट ऊपर निकल जाए, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन वो 2-3 मिनट फिर आप देख लेना, और अगर अभी ना देख सके और किसी और लेक्चर में जाना होगा तो फिर क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है तो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। Okay ji, now we look at the next app layer protocol, which is FTP. So FTP stands for File Transfer Protocol. It is mentioned in the standard document RFC 959. HTTP के जो स्टैंडर्ड RFC डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यू कैन गूगल इट, और विकीपीडिया पे आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखोगे ना तो वो पूरी लिस्ट आपको विकीपीडिया दे देगा जो HTTP के। वो एक नहीं है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो काफ़ी हैं। HTTP 1.0 का और है, HTTP 1.1 का और है, 2.0 भी आ गया हुआ है उसका और है, फिर गेट सिनारियोज के और हैं, वो सॉरी कंडीशनल सिनारियोज के और हैं, और बड़े हैं, सिमेंटिक्स के और हैं, वो पूरी लिस्ट है RFCs की। बहरहाल कमिंग बैक टू FTP इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इतना यूज ही होता हर चीज़, HTTP में यूटिलिटीज आ गई हैं इन चीज़ों को करने के लिए। बहरहाल एक ज़माने में यूज़ होता था टू गेट फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर और अ रिमोट होस्ट। FTP, जैसे जब मैं USC गया था तो वहाँ पर FTP सर्वर्स थे, आई डोंट नो यहाँ आपके यूज़ होते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर वो हमें लॉगिन पासवर्ड दे देते थे और उस पर हम फाइल्स अपलोड या डाउनलोड उनसे कर सकते थे। तो it's a pretty simple app layer protocol. So let's see. It is used to transfer file to or from a remote host. Again, a client server architecture, जिसका model है. So the client side है ना, that initiates the transfer, or that actually initiates the request either to or from the remote host, and the server side is the remote host. और by the way, अगर एक ट्रांजैक्शन में एक मशीन क्लाइंट साइड है, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही है, और दूसरी मशीन सर्वर साइड है कि वो उस रिक्वेस्ट को सर्व कर रही है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन में ये रिवर्स भी हो सकता है कि पहली मशीन जो थी, जो पहले क्लाइंट थी, अब वो सर्वर बन जाए और दूसरी मशीन क्लाइंट बन जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन FTP. अच्छा, FTP में सबसे पहले व्हाट हैपेंस इज के it actually uses 2 parallel TCP connections between the client and the FTP server. पहला जो कनेक्शन होता है that is the TCP control connection, which is actually initiated client. ये इधर देखें client. तो this TCP यानी कि कंट्रोल कनेक्शन में क्या होता है,
कंट्रोल कनेक्शन होता है बेसिकली जिस में आपकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर और द सर्वर टू द क्लाइंट। कंट्रोल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल जब एफटीपी सर्वर पे लॉग इन होते हैं तो यूजर नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन वगैरह ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो गई। फिर इस तरह कमांड्स फॉर एग्जांपल टू चेंज द रिमोट डायरेक्टरी or to get or put a file in the remote host or to get a file from the remote host, ये commands हो गई ना, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल। तो जो क्लाइंट साइड है that actually opens or initiates the TCP control connection to the server, यानी कि client initiates the TCP control connection on port number 21। HTTP में याद करें पोर्ट नंबर 80 था, तो इसमें पोर्ट नंबर 21 पे कंट्रोल कनेक्शन जो है वो क्लाइंट इनिशिएट करता है। ये चीजें याद रखें सर्वर के साथ। सो द कंट्रोल कनेक्शन इज इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट, और कंट्रोल कनेक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अपॉन रिसीविंग दिस कंट्रोल कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, व्हाट डज द सर्वर डू? इन इफ वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए, वो जो कंट्रोल में हुई थी यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, तो जो सर्वर है देन इट इनिशिएट्स द डाटा कनेक्शन विद द क्लाइंट ऑन टीसीपी पोर्ट 20 टीसीपी पोर्ट 20। ठीक है जी। तो कंट्रोल कनेक्शन टीसीपी पोर्ट 21 पे इनिशिएट किया था क्लाइंट ने, और उसके रिस्पॉन्स में एफटीपी सर्वर ने डाटा कनेक्शन इनिशिएट किया ऑन टीसीपी पोर्ट नंबर 20। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने। ठीक हो गया। और फिर एक्चुअल जो डाटा ट्रांसफर है ना, वो इस डाटा कनेक्शन पे होता है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल कनेक्शन ओपन करने के बाद, यानी कि इस कंट्रोल कनेक्शन पे ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गई, ओपन करने के बाद एक कंट्रोल कमांड दी क्लाइंट ने कि इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी है, टू गेट द फाइल फ्रॉम द रिमोट एफटीपी सर्वर। ये इसने एक इसको, तो वो कंट्रोल कमांड पे जाएगी। ठीक है। अब अगर सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके रिस्पॉन्स में वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो फाइल भेजता है क्लाइंट को, तो वो एक्चुअल फाइल कहां जाएगी? वो डाटा कनेक्शन पे जाएगी, क्योंकि इट इज द एक्चुअल डाटा। तो क्लियर हो गया द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल कनेक्शन एंड द data connection. The control connection is initiated by the client on TCP port number 21, while the data connection is initiated by the server towards the client on port number 20 in response to the control connection request. Okay हो गया जी। अच्छा, अब इसमें चंद और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो आप ज़हन में रखिएगा कि जो टीसीपी डाटा कनेक्शन है ना, वो नॉन परसिस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सर्वर जो है नया डाटा कनेक्शन खोलेगा ऑन पोर्ट 20 क्लाइंट के साथ, और उस पे ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफर करेगा, सेंड करेगा क्लाइंट को। यानी कि एक ही कनेक्शन पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकते, हर ऑब्जेक्ट के लिए नया डाटा कनेक्शन खोलेगा ऑन पोर्ट नंबर 20, meaning it is a non-persistent TCP connection, the data connection. But in contrast, the control connection for the same transaction is persistent. इसका क्या मतलब हुआ कि यूजर जो क्लाइंट है वो लॉग इन हो गया रिमोट एफटीपी सर्वर पे, कंट्रोल कनेक्शन ओपन हो गया, तो ये कंट्रोल कनेक्शन उस वक्त तक ओपन रहेगा जब तक वो लॉग आउट नहीं होता या टाइम आउट नहीं होता, तो और टाइम आउट होकर लॉग आउट नहीं होता, या वो कनेक्शन किसी वजह से लूज नहीं हो जाता है, यानी कि कोई ब्रेक हो जाए, कोई बीच में लिंक ब्रेक हो जाए, व्हाटएवर, तो या सर्वर डाउन हो जाए या क्लाइंट डाउन हो जाए, तो द कंट्रोल या लॉग आउट कर जाए या टाइम आउट हो जाए, तो कंट्रोल कनेक्शन इज परसिस्टेंट, मीनिंग कि एक जब सेशन एस्टेब्लिश हुआ
HTTP का बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, तो उसमें कंट्रोल कनेक्शन जब तक वो लॉग आउट नहीं करेगा वो एक ही रहेगा। अब उस कंट्रोल कनेक्शन पे वो मल्टीपल कमांड्स भेज सकता है मल्टीपल फाइल्स गेट करने के लिए। तो वो फाइल्स ने सर्वर से डाउनलोड होना है क्लाइंट पे डाटा कनेक्शन पे। तो कंट्रोल कनेक्शन वो एक ही पे, एक परसिस्टेंट कंट्रोल कनेक्शन पे मल्टीपल डाटा ऑब्जेक्ट्स, डाटा फाइल्स रिक्वेस्ट हो गए एक ही कंट्रोल कनेक्शन पे। लेकिन जो सर्वर ने ऑब्जेक्ट्स भेजने हैं या फाइल्स भेजनी है या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं क्लाइंट को, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया डाटा कनेक्शन खुलेगा, नॉन परसिस्टेंट इसलिए से कहते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ, उसका कनेक्शन ओपन जो हुआ था वो क्लोज हो गया, फिर अगला ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होने के लिए एक नया डाटा कनेक्शन खुलेगा और उस पर होगा। इसी तरह जितने भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होने के लिए हर एक के लिए नया डाटा कनेक्शन खुलेगा, मीनिंग इट्स अ नॉन परसिस्टेंट connection, the data connection, as opposed to the control connection which is persistent. Clear? अच्छा, इसमें ना एक और चीज नोट करें कि because FTP is using a separate control connection unlike HTTP. HTTP में एक ही कनेक्शन था जिसपे कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी जाती थी, कंट्रोल मैसेजेस भी जाते थे और डाटा ट्रांसफर भी उसी कनेक्शन पे होता था, उसी TCP कनेक्शन पे। तो unlike HTTP, FTP में there's a separate data connection and a separate control connection. That is why FTP is called out of band as opposed to HTTP which was actually in band. ये भी याद रखना है अगर आपके कोई मीडिया क्विज वगैरह में आ जाए या फाइनल में। तो HTTP is in band. In band क्यों है? Because the control messages and the actual data transfer took on the same TCP connection. And why is FTP called out of band? Because the control connection has a separate connection while the data is on a transfer is on a separate connection. Clear हो गया जी? अच्छा, the last point regarding FTP is as opposed to HTTP, where HTTP is a stateless protocol and it cannot maintain the state by itself. And it has to take the support of cookies to maintain the state. So FTP, in contrast to HTTP, it actually maintains the state. So the FTP server actually maintains the state, right? So इसमें for example, इसका क्या मतलब है कि client ने server पे ना directory change की थी by giving a control command of change directory in the control connection. तो फॉर एग्जाम्पल ये सर्वर जो है ना ये याद रखेगा, इट विल मेंटेन द स्टेट कि किस डायरेक्टरी में ये क्लाइंट गया था और वो इसी डायरेक्टरी में अगली उसको लेके जाएगा, यानी कि वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी में नहीं चला जाएगा, इट मेंटेन्स द स्टेट। क्लियर? सो दिस वाज FTP। तो यही सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें जो हमने बात कर ली है। सो एनी क्वेश्चंस? So these are some sample FTP commands and their sample responses or return codes. तो ये भी ASCII text में जो commands हैं वो जाती हैं और the control channel, username और password जाता है by user and pass commands. इसके बाद list अगर आप command दो FTP के program में या app में, तो it returns the list of the files in the current directory. जिस directory में इस वक्त remote मतलब आप रिमोट फाइल सर्वर पे लॉगिन हुए हो ना, तो रिमोट फाइल सर्वर इस वक्त जिस डिफॉल्ट डायरेक्टरी में होगा उसकी तमाम फाइल्स जो उस डायरेक्टरी में होंगी वो लिस्ट कमांड से डिस्प्ले हो जाएंगी। यू कैन चेंज द डायरेक्टरी एज वेल। अब मुझे उसकी कमांड भूल गया, आई थिंक चेंज डायरेक्टरी और CDR समथिंग लाइक दैट होती थी। इधर रिटर्न फाइल नेम रिट्रीव्स और गेट्स द फाइल, यानी कि रिटर्न दो और आगे फाइल नेम दो तो इट गेट्स द फाइल फ्रॉम द रिमोट फाइल सर्वर टू द क्लाइंट। तो ये सारी कमांड्स जो हैं आप क्लाइंट पे देते हो एंड दीज कमांड्स गो ऑन द कंट्रोल TCP कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर 21 विच इज अ persistent TCP कनेक्शन, राइट? और इसके रिस्पॉन्स में जब आप फर्ज करो रिटर्न फाइल नेम, आपने आगे फाइल नेम दिया यानी कि वो फाइल आपने गेट की है ऑन कंट्रोल TCP कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर 21, so in response to this command, the FTP server will open
a new TCP connection on port number 20 and send the file, meaning the actual data on that non-persistent TCP connection. ठीक हो गया? और फाइल भेजने के बाद वो TCP कनेक्शन क्लोज कर देगा. नॉन परसिस्टेंट है ना ये डाटा कनेक्शन, लेकिन आपका कंट्रोल चैनल ओपन रहेगा. अब आपने ये फाइल डाउनलोड कर लिया, अब आपने नेक्स्ट कमांड इसी सेक्शन में, यूजर सेक्शन में दे दी, रिटर्न फाइल नेम 2. ठीक है, तो कंट्रोल कनेक्शन सेम रहा, परसिस्टेंट, वो नया नहीं कनेक्शन ओपन हुआ. ये दूसरी कमांड भी उसी में गई, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में सर्वर जो है वो एक नया टीसीपी कनेक्शन खोलेगा ऑन विद द क्लाइंट ऑन पोर्ट नंबर 20, और वो जो दूसरी फाइल है यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस नए टीसीपी कनेक्शन में सेंड करेगा टू द क्लाइंट, और सेंड करने के बाद इट विल क्लोज द टीसीपी कनेक्शन बिकॉज इट इज नॉन परसिस्टेंट. ठीक हो गया? इस तरह स्टोर फाइल नेम की जो कमांड है, स्टोर आगे फाइल नेम, दैट एक्चुअली पुट्स द फाइल जो कि क्लाइंट पे पड़ी हुई है और वो सर्वर पे पुट कर देगा ऑन द रिमोट सर्वर. और किधर पुट करेगा? जिस डायरेक्टरी में उस वक्त मौजूद है. ठीक हो गया? तो दीज आर सम सैंपल कमांड्स. इसी तरह सम सैंपल रिटर्न कोड्स which are returned in response to the commands are, for example, status code and phrase, जैसा कि उसमें होता था, हमने देखा था HTTP में भी status code था और phrase थी, जैसे status code 300 या 404, और phrase थी OK या not found. इस तरह वेब पेज नॉट फाउंड, HTTP नॉट फाउंड. तो इस तरह इसका भी कुछ सैंपल रिटर्न कोड्स यहाँ दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल 331 जिसमें वो यूजर नेम को ओके कह रहा है और पासवर्ड मांग रहा है रिक्वायर्ड. 125 अगर स्टेटस कोड आया तो दैट मीन्स के डाटा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है और ट्रांसफर स्टार्टिंग है. 425 कोई एरर, सॉरी, कैन नॉट ओपन द डाटा कनेक्शन. 452 एज एरर राइटिंग द फाइल के फाइल डाउनलोड कर रहा है लेकिन वो नहीं हो रही डाउनलोड, उसमें कोई एरर आ रहा है. तो डिफरेंट सैंपल रिटर्न कोड्स हैं. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. ठीक है जी? तो दैट वाज FTP. तो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने आज HTTP को ख़त्म किया और फिर हमने वेब कैश या प्रॉक्सी सर्वर देखा और हमने FTP भी देखा. So that was the end of the lecture. Sorry हम थोड़ा 5-6 मिनट ओवरशूट कर गए. वो मैंने पहले ही रिक्वेस्ट कर दी थी कि क्वेश्चन आंसर सेशन की जो वजह से वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा लंबा हो. So any questions before I close the lecture? Okay, thank you very much for joining the lecture. अपनी अटेंडेंस आई होप के सारे लगा चुके हुए हैं इन गूगल क्लासरूम कमेंट स्ट्रीम में. So if no questions, I'll close the lecture then. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. अच्छा ये याद रखें, कल आपका मेकअप लेक्चर है, कल शाम को है ना 5 बजे? जी सर. ओके ठीक है जी, थैंक यू. सर वो मर्ज वीडियोस के लिए मैंने कमेंट किया, आप ना गूगल पे लिखें मर्ज वीडियोस ऑनलाइन, तो वो मर्ज हो जाती है वीडियोस. आप 2 वीडियोस अपलोड करें और फिर वो मर्ज होकर डाउनलोड आप कर लें. ये गूगल मीट पे आप कह रहे हो? किस पे कह रहे हो? कमेंट किए यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे अगर गूगल पे लिखेंगे ना कि मर्ज वीडियोस ऑनलाइन, तो वो काफी सारे लिंक्स आ जाते हैं, तो वहां से आप मर्ज कर सकते हैं वीडियोस. थैंक यू सो मच यार. वेलकम. अल्लाह हाफिज. ओके जी, अल्लाह हाफिज.